गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। ये तुम लोग के एरिया में जो है मोबाइल चार्ज है आज तुम बच्चे 28 आ गए देख के बड़ा खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरी तो बहुत बुरी हालत है। मेरा तो ना सर इन्वर्टर चार्ज है ना कुछ, रात से ही सब बंद है, पता नहीं कब क्लास बंद हो जाएगी। सो नाइस टू सी कि इतने बच्चे आ गए हैं। और देखिए, कोशिश करिए कि चलता रहे, नहीं होगा तो बताइएगा जब छूटेगा ज्यादा बच्चे को का। तो लेट अस स्टार्ट, बहुत टाइम नहीं करें क्योंकि जो भी होगी उसके बारे में आपसे बात एक राउंड हो चुकी है, और उसके बाद जब मुलाकात एक बार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको भी देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। एक चीज आई थिंक छूट गया था ना, कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों फोन आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या फोन। यस सर। यस सर। हम क्या करें? कैलोरीफिक वैल्यू कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, उसमें दो तीन बातें मुझे बतानी है। जैसे कैलोरी या केल्विन, आप जानते हो केल्विन बहुत छोटी यूनिट है, क्या ये तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हो कि नहीं कि रुको क्लास केल्विन जो है, अगर हम सेंटीग्रेड के बारे में बोले हो गया। तो वो बहुत क्या है, छोटी यूनिट है। तो जब कैलोरी को बड़ी यूनिट लेना होगा, या मिलीग्राम बहुत छोटी यूनिट है, उसको बड़ी यूनिट लेना होता है, तो मिलीग्राम या ग्राम का बड़ी यूनिट क्या ले लेते हो आप, जल्दी बताइए, जानते हैं आप, बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, फिर से रिपीट करिए कि अगर ग्राम मुझे छोटी यूनिट लग रही है तो मैं जो बड़ी यूनिट क्या ले लूंगा, बड़ी यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम ले लेंगे। तो उसको कैपिटल के जी लिखेंगे ऐसे, किलोग्राम। लेकिन चक्कर क्या है कि कैलोरीज में पुराने स्टाइल में, कन्वेंशनल स्टाइल में जो है, वो दूसरा स्टाइल लिखा जाता था, कैपिटल सी लिख दी जाती थी, या जूल में कैपिटल जे लिख दिया जाता था। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे, उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो है, हम कभी भी जो है सब्जियों का, ऑल्दो मुझे पता है कि सब्जियों में भी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन अब आते नहीं है, बट अगर आ गया तो करना क्या है। और फिर हम मूव करेंगे किसमें, ये पीईएम कल पढ़ लिए थे ना हम लोग, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। डिफरेंस दिखा था? डिफरेंस, खास डिफरेंस क्या थी, यहाँ पर एक लेस देन एन ईयर था, और दूसरी यहाँ पर डेफिशिएंसी किसकी किसकी हुई थी, दोनों की हुई थी, दोनों की हुई थी, ठीक है ना। और इसका मैंने दिखाया था कि उसकी जो है बॉडी में कुछ बचा नहीं है, जबकि क्वाशरकोर में सबसे बड़ी बात जो बताई थी आपको मैंने, वो बताई थी कि चाइल्ड की एज क्या होगी, मोर देन एन ईयर क्वाशरकोर में। और क्वाशरकोर में मेनली डेफिशिएंसी किस चीज की हुई है, डेफिशिएंसी किस चीज की हुई है, मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। और इसमें एडिमा दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, थोड़ी सी फैट बची है, हालांकि दोनों के सिम्टम लगभग क्या है, एक ही है, पुअर ग्रोथ। अब यहाँ पर ये मैंने बीच में इन्होंने येलो बॉक्स में दिया था, दैट्स व्हाई मैं स्किप करता हुआ गया था, तो बीच में इसको बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप बोलोगे सर ये पढ़ाओ। तो ये लिखा हुआ है कि एक कैलोरी या जूल को आप कैसे मेजर करते हैं, जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर। रुक जाओ, प्रदीप जैन सर क्या कर रहे हैं, जी बताइए जी। गुड आफ्टरनून, बताइए। हम्म हम्म आप क्या करना चाह रहे हो, एक मिनट। तो आप काउंसिल करिए ना सर, हमने बताया तो था सुबह होगी, मैं अब बात करूंगा, आज मीटिंग करूंगा आपसे। सर उनको बताइए सुबह 7 बजे से 11 बजे चलेगी, नहीं तो वो किसी अल्टरनेटिव ब्रांच पे ट्रांसफर ले सकते हैं, उनके घर के पास जो हो, चाहे आलमबाग जाए, चाहे वो गोमती नगर जाए, चाहे वो अलीगंज जाए। अल्टरनेटिवली अगर हॉस्टलर बच्चा है, 2 महीने की बात है, उस अगर बाराबंकी का रहने वाला है, सुल्तानपुर का रहने वाला है, कहीं बाहर का रहने वाला है, उसके लिए जो चीज हजरतगंज है तो अलीगंज में पीजी या वो कुछ ढूंढ के रहे थोड़ी दिन। सर हम भी तो बैकफुट पे है ना सर, हम क्लास में, सर मैं आ जाता क्लास में, आई एम ऑलरेडी इन अ क्लास विथ मोर देन 40 स्टूडेंट्स, तो ये बच्चे भी तो डिले। सर आप काउंसिल करिए ना, उनको समझाइए ना। नहीं मैं कर क्या लूंगा, नहीं देखिए सर, मैं ताला तोड़ के जेल तो आप भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं आ जा रहा हूँ 5 मिनट के लिए क्लास में, ठीक है, मैं आ जा रहा हूँ। लेकिन सर समझनी पड़ेगी ना कि उपाय तो है, और आगे अगर बढ़ना है तो कुछ हमें करना है। हाँ तो ठीक है, वो मैं आ रहा हूँ, कौन सा बैच है, 14 है?
मैं आ रहा हूँ सर, अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जरा 2 मिनट होल्ड करो। भाई मैं कर क्या सकता हूँ? मेरे मैं तो टीचर हूँ और मैं खुद ही फंस गया हूँ कि मेरा इतना बच्चा का कैरियर फंसा हुआ है। एक बच्ची कह रही थी ऐसी जगह सेंटर करिए जहां मेट्रो से अप्रोचेबिलिटी हो। अब न तो मैं ब्रांच ऐसी जगह बना सकता हूँ, मैं खुद ही छोटा मोटा कर्मचारी हूँ जिसको सैलरीड हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है। बच्चे फोन और उठा न रहे मैं थे वो। मेट्रो रेल बिछा सकता हूँ। आलमबाग है मेट्रो के पास, बिल्कुल श्रृंगार नगर के पास है, फिनिक्स के पीछे। ट्रांसफर टीचर वही होते हैं। मेरे खुद ही ये 7वीं ब्रांच है पढ़ाते हुए। ऐसा थोड़ी होता है कि टीचर्स अलग होते हैं। या तो आप ऑनलाइन पढ़िए, हॉस्टलर है तो आप ठीक है, वहां पे था हजरतगंज में, तो आप अलीगंज जो है ट्रांसफर होइए। बातचीत कोई नहीं करेगा बच्चा, कोई भी बच्चा जो है बातचीत नहीं करेगा। और तब तक जो है आप वो जो अभी आपको दिख रहा था, कौन सा दिखाई दे रहा था अभी आपको, बताइए। कैलोरीफिक अरे वैल्यू। जूल की डेफिनेशन, कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है? क्योंकि जूल और कैलोरी की डेफिनेशन मैं थोड़ी ना बच्चा पढ़ा सकता हूँ, है ना बच्चे। तो आप उसको 2 मिनट पढ़िए, मैं जरा उनसे मिल के आता हूँ तो उनको क्या दिक्कत है भाई। हम मैं भी छोटा मोटा, मैं सैलरीड आदमी हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ? अगले को देखना था ना कि बिल्डिंग जो है बंद हो रही है कि खुल रही है। मेरे पास उपाय यही है कि हम तुरंत ले जाके दूसरी बिल्डिंग में, जो अपनी ही बिल्डिंग है, वहां पढ़ाएं। कि हम नहीं जा सकते हैं तो आप दूसरी ब्रांच प्लीज देखिए। अलीगंज चले जाइए, आलमबाग चले जाइए, गोमती नगर चले जाइए। कि वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़िएगा, वो भी नहीं कर सकते हैं तो भैया हेड ऑफिस कंप्लेन करिए आप। कंप्लेन करेंगे तो वो मुझे लिख के भेजेंगे ब्रांच क्यों नहीं खुल रही है, सबको पता है क्यों नहीं खुल रही है। कर क्या सकता हूँ मैं इसमें? मेरे हाथ में थोड़ी कुछ है। मेरे हाथ में था अगले दिन तुरंत शाम से पढ़वा देना। तो बेटा प्लीज आप लोग उसको पढ़िए, और उसको अभी मैं तुरंत आके पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या दिक्कत हो गई है, और पूछ रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा। प्लीज बातें मत करिएगा, ठीक है ना? जी सर। मोबाइल देना अपना। रुको भाई कुशाग गोमती नगर ब्रांच चले। भाई मैं कह रहा था मंडे तक का वेट कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ ये भी सही है। अबे तुम व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते, पागल हो गए? मतलब नो व्हाट्सएप कमेंट। ऑन कर लो अपना। ठीक है ठीक है। इंस्टा चलाते रहोगे, व्हाट्सएप नहीं चलाओगे, पता नहीं क्या जाए। पंजाब में अलग ही सीन है यार पढ़ने वाले बच्चों का। पढ़ने वाला भाई, पढ़ने वाला होता ना तो मैं कहीं फर्स्ट ईयर कर रहा होता भाई, मैं एमबीबीएस का। हमारे साथ यहाँ बकवास नहीं कर रहा होता। क्या हो गए?
मैं जुदा होके भी तुझसे जुदा हूँ। हेलो हेलो भाई लोग। भाई कल सर ने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन जेजुनम इलियम होता है, ये कौन से पेज पे लिखा है? ये बताएगा कोई भी? ए, हो क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ हेलो, कोई मत बताना इसको। जिसने बताया उसको मेरी बददुआ लगेगी। यार, कौन से पेज पे लिखा है भाई लोग? भाई भाई सार्थक। प्रणव, प्रणव चपड़ासी ओए। प्रणव है क्लास में? भाई व्हाट्सएप कर दिया तुमने। जुदा होके भी तुझसे जुदा हो गए।
मैं जुदा होके भी तुझसे छूटा। ऑन हो गया, फाइबर प्रेस कर लो।
पढ़ लिया सारे बच्चों ने उसको बेटा? आगे चलें तो देखो वो बच्चे कह रहे थे जो वहां रहते हैं हजरतगंज के आसपास। मेरी आवाज आ रही है वारिस रजा? कि सर यस सर। सर। वैन या बस दीजिए। ये बात डीडी एडी सर से हो चुकी थी मेरी, हालांकि इसको हमने बहुत बात नहीं किया था इस पर डिटेल, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें थी जिसको हमें हडल्स को हटाना था जिससे हम वहाँ क्लास चला सके। तो ये तो बेटर ऑप्शन है, और इस पे भी हम लोग विचार पहले ही कर चुके हैं कि हम वहां से हजरतगंज से कोई वैन या छोटी बस दें जो आपको, जो हॉस्टलर है वहाँ के, कि वो उसको ड्रॉप करें वहां पे अलीगंज पे, फिर वहां से उठा के वापस हजरतगंज लाए। ठीक है ना? वो ये बच्चे 15 के बच्चे ये कह रहे थे, तो ये विचार में सर मेरे हॉस्टल में भी कह रहे हैं सर। हाँ ठीक है। मेरे हॉस्टल में बच्चे कह रहे हैं। ये ऑप्शन जिस दिन मुसाफिर सर से मेरे जो सीनियर है उनसे बात हुई थी, उन्होंने खुद ही ये कहा था कि सर हमें वैन रखना पड़ेगा। तो हमने, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, लाइटर नोट पे बात हुई थी, आज उसको एग्रेसिवली बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, उसको सर ये Yes, sir. परमानेंट के लिए जाएगा कि 2 महीने के लिए? अरे Yes, sir. भैया 2 महीने 2.5 महीने आप समझते नहीं हो। अगर हम तुरंत अभी इस पे ज्यादा बात करेंगे तो आज की क्लास खराब हो जाएगी ना। परमानेंट कैसे कोई ब्रांच चला जाएगा हजरतगंज अलीगंज में, कैसे मिक्स हो जाएगा? हजरतगंज ब्रांच कभी अलीगंज ब्रांच में मिक्स नहीं हो सकती है ना। उनके बच्चे अलग हैं, हमारे बच्चे अलग हैं, हमारे टीचर अलग हैं, सब अलग है। वो तो टेम्पररी जा रहा है, कितने दिन के लिए जाएगा वो फिलहाल यहाँ पढ़ाई देखते हैं। चलो आपको बताऊंगा जो भी होगा, आप परेशान मत होना, आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी और ठीक से ही पढ़ा के दम लूंगा। चलो इधर देखो, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैलोरी या जूल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो एनर्जी लगे, इसमें जो एनर्जी लगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं कैलोरी या फिर क्या, जूल। अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि अगर हम इसको हायर यूनिट्स पे ले जाएं, तो अगर हम हायर यूनिट पे ले जाएं तो हम उसको किलो कैलोरी बोलेंगे। और किलो कैलोरी का मतलब है कि वहां 1 ग्राम पानी को हम क्या कर देंगे, 1 ग्राम पानी को 1 केजी पानी कर देंगे। लेकिन टेम्परेचर हम उसका कितना डिग्री बढ़ाएंगे, 1 डिग्री। लेकिन जो पोषकता वाले वैज्ञानिक है, न्यूट्रिशनिस्ट्स, वो जब बात करते थे उन्होंने कभी भी जो है ऐसी बात लिखते थे, वो किलो कैलोरी को, ऑल्दो ऐसे लिखा जाता है किलो जूल किलो कैलोरी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि के कैल न लिखकर पहले पुराने जमाने में क्लासिकल स्टाइल में क्या होता था कि किलो कैलोरी को ऐसे कैपिटल सी से लिख दिया जाता था। मतलब अगर कैपिटल सी कैलोरी लिखा है तो उसको हम कैलोरी ना पढ़ के क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे उसको, क्या मानेंगे? किलो कैलोरी मानेंगे। उसी तरह अगर किलो जूल की बात, मतलब किलो कैलोरी को ऐसे लिखा जाता था, और अगर किलो जूल की बात करें तो उसको ऐसे लिखा जाता था या जाता है अभी भी, ये बात होगी। अब हम कंबशन के लिए एनर्जी निकालने के लिए 100%, आप जानते हो, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो टीचर लोग पढ़ाएंगे, उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। डिसऑर्डरनेस ऑफ क्या, डिसऑर्डरनेस ऑफ क्या, सिस्टम, एंट्रोपी। एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सिस्टम पूरी एनर्जी देता हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई लॉस होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम बिना लॉस के कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में हो सकती है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जो कि एक क्लोज चैम्बर होती है, आप पढ़े होगे, उसमें ऑक्सीजन आता रहता है जिसकी वजह से उसका कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहा है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर हम देखते हैं कि कितनी हीट निकली है तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, कि टोटल कितना निकला, टोटल वैल्यू कितनी निकली, ये बात कह रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो और कितने ग्राम फूड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, कितने ग्राम फूड के, कितने ग्राम फूड के, 1 ग्राम। कह रहा है जैसे मेरे को बुक में ऐसे पढ़ के याद नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जो है टेबल फॉर्म में लिखता हूँ। कह रहा है ये कि मुझे याद करना है कि यहाँ जो है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन 1 ग्राम ऑफ फूड ऑफ फिजियोलॉजिकल वैल्यू में, अगर हम ग्रॉस में देखें, ग्रॉस में मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो ऐसे तो याद भी नहीं होगा मुझे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का है 4.1, 5.65 और फैट का है कितना 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। किसमें, किसमें,
बॉम्ब कैलोरीमीटर में, 1 ग्राम। बॉम्ब कैलोरीमीटर में। जबकि जो है हमें ध्यान ये देना है कि बॉडी के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि डिसऑर्डरनेस होगा ना, एंट्रोपी होगी ना। आप जानते हो कोई भी मशीन या कोई भी सिस्टम कभी 100% परफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है। उस स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू हो जाएगा कंबशन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन का भी हो जाएगा 4 किलो कैलोरी, लेकिन फैट का हो जाएगा कितना, 9 किलो कैलोरी। ऐसे याद हो पाएगा? मुझे तो कभी नहीं याद होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह। मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, यहीं पे टेबल बना लेता यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं लिखता कार्ब, CARB, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, फिर मैं लिखता प्रोटीन, और उसके बाद मैं लिखता यहाँ पर क्या, फैट। ऐसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या, फैट, ये लिखता मैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इधर लिखता मैं ग्रॉस, और इधर लिखता मैं फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का कितना दिया था ग्रॉस, 4.1 किलो क्या, कैलोरी पर ग्राम। जबकि फिजियोलॉजिकल कितना दिया था, 4। आगे यूनिट नहीं लिखा क्योंकि बार बार लिखेंगे। प्रोटीन का कितना दिया था, यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, मुझे यही याद रखना है कि यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 5.65 है, जबकि फिजियोलॉजिकल कितना है, सिर्फ 4 है। और फैट में क्या है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है, जबकि फिजियोलॉजिकल कितना है, फिजियोलॉजिकल खाली कितना है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। आई नीड इट टू बी रिमेम्बर्ड। आप किसी अभी लिखे हो सर रुक जाइए लिख रहा हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये बुक में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, आपको इसे याद करना है, ठीक है ना। समझ में क्या याद करना है, कौन सी 3 लाइनें याद करनी है, कौन सी 3 लाइनें याद करनी है। लास्ट की ये 2 लाइनें याद होनी चाहिए आपको, लास्ट की ये 2 लाइनें याद होनी चाहिए। अंडरलाइन किया, कैसे इसको कैसे लिखे दिखाया, तो कैसे याद होनी चाहिए, लिख लिया, डन। इस पे रुकने का क्या है Yes, भाई, sir. इस पे रुकने का क्या है। ठीक, अब जो है यहाँ पर एक चीज देख लो कि एक क्वेश्चन बना दिया गया है। क्वेश्चन ये बना दिया गया कि एक कोई बंदा है, उसको कुछ खाना खिला दिया गया है, और उसका जो है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या कर लेगा, आपसे पूछ लेगा। तो जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेगा, तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि हमें पानी, क्योंकि पानी में कोई एनर्जी नहीं होती है, ऑल्दो पानी क्या काम करता है, लिखा हुआ था डिहाइड्रेशन को रोकता है और उसका मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंस है, ये लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था कि नहीं। तो हमें ध्यान ये देना है कि एक बंदा है, ऐसे एक क्वेश्चन बना लो जैसे मैंने बनाए रखा है, मॉडल क्वेश्चन सैंपल, और अब तो आते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप बना कर रखिए। इसको कुछ कुछ खिला दिया हूं, और खिलाने के बाद जो है मैंने क्या किया, इसका जो है टोटल कैलोरिक इंटेक पूछा हूं कि कितना एनर्जी खाया है, ठीक है, कितनी एनर्जी इसके पास है। तो उसमें ध्यान क्या देना, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। सलाद को हम छोड़ देंगे, ऑल्दो मुझे पता है कि सलाद में भी कुछ ऐसे चीजें होंगी जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, लेकिन बेसिकली इसमें मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। वेजिटेबल्स को भी छोड़ देंगे, वाटर में केवल मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसको कैलोरीफिक वैल्यू के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा, अगर वो राइस जैसी चीज देगा, मुझे ये पता है कि राइस में प्रोटीन भी होते हैं, कुछ दूसरी चीजें भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो हम उसको 100% कार्बोहाइड्रेट ही काउंट कर लेंगे। अगर वो लेंटिल्स, दाल, पिजन पी मतलब कैजन अरहर होता है, लेंटिल्स दाल होते हैं, अगर वो दाल देगा, मुझे पता है दाल में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि दाल जैसी चीजों में मेनली क्या चीज है, प्रोटीन है। या एग मीट देगा, तो हमें पता है कि एग में मेनली प्रोटीन काउंट करेंगे, ऑल्दो उसका येलो वाला पार्ट फैट होता है, मुझे पता है, लेकिन ऐसी चीजों में हम उसको प्रोटीन काउंट कर लेंगे। और अगर वो मार्जराइन, मक्खन, बटर, घी देगा, तो हम उसको क्या काउंट कर लेंगे, फैट। तो ये क्वेश्चन जरा लिख डालो तो बेटा, बहुत ही स्पीड में लिख डालो कि रवि ने, ऐसे ही मैंने बना दिया, रवि ने 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है, या दे दूंगा चावल खाया है,
लिखा आपने? और क्या लिखा आपने? 70 ग्राम क्या खाया है? 70 ग्राम क्या खाया है? प्रोटीन। प्रोटीन खाया है। 20 ग्राम फैट खाया है। हो गया। 250 ग्राम सलाद खाया है। 200 ग्राम वेजिटेबल्स खाया है। 300 मिलीलीटर पानी पिया है। 300 मिलीलीटर पानी पिया है। तो उसका कैलकुलेट हिज कैलोरी इनटेक। अब देखो यहाँ पर कैलोरी में मैंने कौन सा सी यूज किया है? कौन सा सी यूज किया है? कैपिटल। कैपिटल सी। कैपिटल। कैपिटल सी यूज किया है। अब वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को उसने कितना ग्राम खाया था? 150 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का क्योंकि वो रवि है ना, तो रवि इंसान है तो उसका फिजियोलॉजिकल, जब वो ग्रॉस पूछेगा बेटा तो वहां क्वेश्चन पे क्या करेगा? वो ग्रॉस लिख कर देगा। अगर उसने ग्रॉस नहीं लिखा है तो हम फिजियोलॉजिकल से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कार्बोहाइड्रेट कितना है उसके पास? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। और तो 4 हो गया, 150 हो गया, 15 चौके 60, 600। प्रोटीन करिए। प्रोटीन कितना था उसने खाया था? 70 ग्राम। 70 ग्राम। 70 ग्राम के अलावा जो है 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। ये हो गया क्या? 280। 280। इधर जो है फैट हो गया। फैट हो गया 20 ग्राम। 20 ग्राम का कितना हो गया? 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी हो गया कितना? 180। इसका सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो ये एक सैंपल क्वेश्चन लिख कर रखिए। समझ में आ गया क्या करना था इसमें? पानी को छोड़ देना है, सलाद Yes, को, sir. सब्जियों को क्या कर देना है? छोड़ देना है। डन। Yes, sir. यस सर। ये चीजें याद रखना। इतना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना था। और यहाँ पर जो है देखना एक चीज ये है कि नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसको पूरे क्वेश्चन लगा डालिए, पूरा पढ़ डालिए। आप पढ़ेंगे कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो मैंने नहीं पढ़ाया है। पूरा पूरा आपको पढ़ा सर दिया। एक डाउट, क्वेश्चन पूछ, क्या बताइए बताइए। सर गिल्सन कैप्सूल एक बार बता दीजिए। हैं? गिल्सन कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स यस सर। कुछ नहीं है, जो लोब्स है लीवर के, लॉब्यूल्स। लीवर की यूनिट्स को क्या बोलते हैं? देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। लीवर की यूनिट्स को क्या बोलते हैं? लॉब्यूल्स बोलते हैं। लीवर की जो यूनिट है वो माइक्रोस्कोपिक होती है बेटा, बहुत छोटी छोटी होती है ऐसे। ये टेट्रा, ये जो है ऐसे 3D में देखे तो इंट्रा लॉब्यूलर वेन, ये देखो ये कटी है, ये इस तरह की है यूनिट्स। दिख रहा है कैसी यूनिट्स लगी हुई? 3D में बनाया है, दिख रहा है कि नहीं? दिखा बेटा? अब इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, ये इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो उसको घेर रखी है, द यूनिट ऑफ लॉब्यूल्स आर कॉल्ड व्हाट? द यूनिट ऑफ लीवर्स आर कॉल्ड व्हाट? सॉरी क्षमा करिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया। द यूनिट ऑफ लीवर आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड व्हाट? Lobule. लॉब्यूल्स। ये इस पूरी यूनिट को हम बोल रहे हैं, इस पूरी यूनिट को हम बोल रहे हैं लॉब्यूल। इसको बोल रहे हैं लॉब्यूल, यूनिट ऑफ लीवर। लेकिन इसके बाहर ये जो रेड कलर का जो कैप्सूल बनाया हूं मैं, ये जो रेड कलर का क्या बनाया हूं? रेड कलर का कैप्सूल बनाया हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ग्लिसॉन्स कैप्सूल। ग्लिसॉन्स कैप्सूल मेनली किस चीज की बनी है? कनेक्टिव टिश्यू रिच इन क्या? रिच इन क्या? Collagen. कोलाजन फाइबर। Collagen. कनेक्टिव टिश्यू रिच इन व्हाट? कोलाजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू रिच इन व्हाट? कोलाजन फाइबर। ये ग्लिसॉन्स कैप्सूल है, ठीक है? समझ में आया? लाल कलर वाला ग्लिसॉन कैप्सूल थी। यस। आगे चलो, क्वेश्चन लगा डालिए पूरा, मेरे से पूछ लीजिएगा। 14 का वाला एक जो है वो फंसेगा आपका, फ्रुक्टोज वाला। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस समय वो एनसीईआरटी में गलत प्रिंट था,
इसलिए उसने क्या दिया है, उसको सही आंसर दिया है, जबकि वो एक्चुअली सही नहीं था, इसलिए अब उसको एनसीईआरटी से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे चलो, क्लास कितने बजे तक तुम लोग की? देखता हूँ ये वैन वाला भी, जो वैन क्या छोटी बस हो जाए कम से कम तो ज्यादा सही है। जा भी तो नहीं पा रहे, क्लास भी तो रोज चल रही है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है देखो जरा, कोई बताएगा चैप्टर का नाम क्या है? मतलब चैप्टर का नाम, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चैप्टर का नाम क्या नहीं है। चैप्टर का नाम ये नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रॉडर सेंस का टर्म है, ये एक बड़ा शब्द है। रेस्पिरेशन जो है एक बड़ा शब्द है, जिसमें हवा अंदर खींची जाती है, उससे ऑक्सीजन ली जाती है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लास्ट स्टेप में जाके ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, पता है ना। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ हमें पढ़ना है कि इंसान हवा कैसे खींचता है, कैसे निकालता है, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में घुल के हेमोग्लोबिन के द्वारा कैसे टिश्यू सेल तक जाता है, और कैसे वहां से CO2 वापस आता है, बस इतना ही पढ़ना है। तो इसमें लंग का स्ट्रक्चर, और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वहां तक पहुंचने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। मतलब ये पढ़ना है बेसिकली, आपको ये देखिए, ये पढ़ना 273 में ये पढ़ना है बेसिकली कि आपने अंदर क्या खींचा, बताओ। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, नाक से फेफड़े तक क्या खींचा आपने? एयर एयर हवा खींचा। हवा में क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन। आप जानते हो डिफ्यूजन, अभी मैं आपको जो है ये समझाने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को कि पार्शियल प्रेशर वर्ड कहाँ से आया है, कि ऑक्सीजन का जहां पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हर जगह कैसे, फिर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर क्यों बेटा? एटमॉस्फेयर का तो तुम एयर का प्रेशर काउंट कर ले रहे थे, बॉडी के अंदर सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस थोड़ी ना है, नहीं है, तो ये मैं समझाऊंगा आपको। वैसे भी आप जानते हो डिफ्यूजन किधर से किधर होती है, डिफ्यूजन किधर से किधर होती है? हायर टू लोअर, along the concentration gradient होती है, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जिस गैस का कंसंट्रेशन चेंज होगा उसी का केवल डिफ्यूजन होगा। जैसे क्या ध्यान रखना है, देखो बहुत अच्छी आसान सी चीज बता रहा हूं। ये चैम्बर है, इस चैम्बर में इधर जितना नाइट्रोजन है इधर भी उतना ही नाइट्रोजन की डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहां पर एक जगह ट्यूब से ऑक्सीजन छोड़ा जिसकी डेंसिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन कितनी तेजी से मूव करेगा? तो बोलोगे सर आप उल्टा क्वेश्चन पूछते हो, नाइट्रोजन की डेंसिटी तो पूरे जार के अंदर क्या थी, पूरे जार के अंदर एक जैसी थी। तो नाइट्रोजन के किसी भी मॉलिक्यूल में मूवमेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन की डेंसिटी इधर ज्यादा है, तो सर ये जब तक पूरे जार में इसकी बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये मूव करेगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? सही बोल रहा हूँ। आपको भी यही ध्यान रखना पड़ेगा पूरे पढ़ते समय। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हमने हवा खींची तो खाली ऑक्सीजन क्यों गया, इसलिए कि बाकी गैसों का कंसंट्रेशन ब्लड में उतना मेंटेन है और वो यूज्ड अप नहीं हो रहा है। आपने फेफड़े के अंदर जो हवा खींची, यहाँ पर नाइट्रोजन की जो डेंसिटी है जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, आगे क्यों बोलेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, और पूरी बॉडी से जो आपका खून लौट के आ रहा है उसका जो पार्शियल प्रेशर है, या बोल सकते हैं उसकी गैसों की डेंसिटी है, वो इक्वल है। इसलिए नाइट्रोजन का अपटेक या रिलीज नहीं होगा। आप बोले सर बाकी गैसों की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी गैस तो ट्रेसेस में है, लेकिन आपका ऑक्सीजन इस ब्लड का क्या हो चुका है, वीनस ब्लड का यूज हो चुका है। इसलिए ब्लड जब पहुंच रहा है एटमॉस्फेरिक एयर की तुलना में इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा डेंसिटी बहुत क्या है, डेंसिटी बहुत क्या है जी, कम है। इस ये डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाएगी। फिर ब्लड ऑक्सीजन को लेके किसके पास जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। ब्लड किसके पास जाएगा? फेफड़े से ऑक्सीजन लादा उसने, किसने लादा, किसने लिया? ब्लड ने। लेने के बाद वो किसके पास जाएगा? हार्ट के पास जाएगा।
अरे वो हार्ट को छोड़ दो, मारो गोली। एनसीईआरटी ने तो हार्ट बनाया, मैं तो बनाता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो बच्चा कंफ्यूज करेगा। वो हार्ट से घूम के बाहर कहाँ आएगा फिर? छोड़ो, मारो गोली उसको। उसके बाद जो है वो सीधे जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज में O2 कम है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की डेंसिटी, वो डेंसिटी बोलना ठीक नहीं है, क्यों नहीं बताऊंगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जबकि टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन कम है, इसलिए ऑक्सीजन दे देगा। दे नहीं देगा भाई? आप ही तो बता रहे थे जिस गैस की डेंसिटी बराबर होगी उस गैस की मूवमेंट, डिफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन उसकी अगर कंसेंट्रेशन में डिफरेंस है तो उसका मूवमेंट होगा। जबकि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है टिश्यू सेल्स में? टिश्यू सेल्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन से? CO2। तो ब्लड में CO2 कम थी तुलना में जो लंग से आई थी, तो CO2 इस पे अपलोड हो जाएगी, और ये जब जाएगी तो एल्वुलस में CO2 और कम है, इसलिए CO2 बाहर डिफ्यूज होकर निकल जाएगी, और बाहर के एयर में CO2 और कम है, इसलिए जो हवा बाहर आएगी उससे CO2 बाहर आ जाएगी। तो हमें बस इन्हीं दो गैसों का पढ़ना है क्या, एक्सचेंज। बाकी गैसों का क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं। उसमें भी चीफ गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है भाई। एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन का जो डेंसिटी है पार्शियल प्रेशर एयर का और ब्लड का, वो क्या रहता है हमेशा? वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। कैसे क्यों रहता है? नाइट्रोजन यूज अब थोड़ी हो रही है। तो हमें बेटा सिर्फ ये पढ़ना है, हमें कुछ और नहीं पढ़ना है कि अब कुछ और पढ़ ले, ठीक है? कैसा कुछ नहीं समझ में आया? अरे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। कौन सा गैस मूव करेगा खाली? कौन सा गैस मूव करेगा? ऑक्सीजन। डिफ्यूजन किस होगा? CO2 का नहीं होगा क्या? CO2 का नहीं होगा क्या? जिस गैस का पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस दिखाई देगा, या अभी बोल सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी में, मॉलिक्यूलर डेंसिटी में डिफरेंस दिखाई देगी। लेकिन इसी में इतना झोलझाल है कि मैं क्या बताऊं, इसको पढ़ाने में ही मेरी हालत खराब हो जाएगी। सुनने में आसान लगता है। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे आप, चलिए यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे आप। कम टू पेज नंबर 270 के सर आप बीच से पढ़ा? नहीं, मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने शुरुआत में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दे रखा है। अगर वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एनिमल किंगडम तो आपको पढ़ाया ही नहीं है मैंने। इसलिए पहले यहाँ पर आइए, पेज 270 पर आइए, पेज 270 पर आइए। आ गए? यस सर। यस सर। चलो यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर देखना है, सबसे पहले बोल रहा है हवा का शरीर के बाहर से शरीर के अंदर घुसना। मैंने बोला था ना, रेस्पिरेशन क्या है? एक सबसे बड़ा शब्द है जिसके कई क्या होते हैं? कई क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? स्टेप्स होते हैं, ठीक। उसमें सबसे पहला शब्द जो है, थोड़ा रफ्तार रखिएगा क्योंकि हालत देख रहे हो बहुत खराब है जूलॉजी की तुम लोग की, रेस्पिरेशन का, कि शरीर के बाहर से हवा क्या करना? अंदर घुसना। शरीर के बाहर से हवा का अंदर घुसना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग या फिर क्या? ब्रीदिंग या फिर क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन, by which atmospheric air is drawn in, CO2 rich alveolar air is released out। हवा का अंदर और बाहर करना है pulmonary ventilation, breathing and exchange of gases। अब जब वो हवा लंग्स के अंदर पहुंच गई एल्वियोलस में, यहाँ पर एयर पहुंची, तो चूंकि मैंने बताया था यहाँ O2 की डेंसिटी मोर है, जबकि CO2 की डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? लेस है। जबकि यहाँ का जो ब्लड कैपिलरी है उसमें O2 क्या था? O2 क्या था? लेस था। जबकि CO2 क्या था? अभी बताया था मैंने, मोर। तो और नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल सेम है। CO2 इधर से इधर डिफ्यूज करेगी और O2 इधर से इधर डिफ्यूज करेगी, ठीक है। इसको ये दूसरा ये लिख रहे हैं स्टेप 2
डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। अब अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन में भी CO2 आउट टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द एल्वुलस, O2 इन। ये नंबर 2 हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद ये खून बहता हुआ कहाँ जाएगा? अभी भी दिखाया मैंने वहां पे। ये खून बहता हुआ कहाँ जाएगा? किसके पास? सेल टिश्यू टिश्यू सेल के पास जाएगा, टिश्यू सेल्स। और टिश्यू सेल्स को वहां ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, जबकि लौटता हुआ ब्लड वहां से क्या लेकर आएगा? क्या लेकर आएगा? CO2 CO2। तो यहाँ पर इन्होंने तीसरा इस स्टेप को लिख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हुआ बाय द ब्लड। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा चीज तो है नहीं कि बहुत टफ समझा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। फिर जैसे डिफ्यूजन एल्वुलस लेवल पे हुआ था, ठीक टिश्यू लेवल पे होगा, लेकिन उल्टा उल्टा होगा। वहां पे ब्लड पे O2 अपलोड हुई थी और ब्लड से CO2 डाउनलोड होकर एल्वुलस पे आई थी। यहाँ ठीक उल्टा होगा, O2 डाउनलोड होगी। यही सब पढ़ना है, क्यों डाउनलोड होगी? डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन कंसंट्रेशन की वजह से, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जो उनको इससे निकलने में मदद करती है। और जबकि CO2 क्या होगी ब्लड में? CO2 क्या होगी? अपलोड होगी, जिसको उन्होंने लिख दिया डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड क्या? टिश्यू। यही तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा। और फिर ये ब्लड वापस आ जा रही है। कैसा? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए कि लास्ट स्टेप आपको बॉटनी टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसको आप बोलते हैं चैप्टर 14 में, यू ऑल्सो कॉल्ड दिस एज व्हाट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहां पर मैंने लिखा कि वहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या होती है? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 टू रिलीज एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये होती है। अच्छा, यहाँ लिखा तो है सेलुलर रेस्पिरेशन, सॉरी क्षमा करो, इन चैप्टर क्या 40। तो मैं सिर्फ 1 2 3 4 पढ़ाऊंगा, देखते इसको आप कितने दिन में पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करूं मैं? समझ में आया रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स हैं कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो रेस्पिरेशन Yes, स्टेप्स हैं वो हो गए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसके बाद हो गया डिफ्यूजन थ्रू द एल्वुलर मेम्ब्रेन टू द ब्लड, और उसके बाद हो गया ट्रांसपोर्ट वगैरह 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 वगैरह। तो अब देखते हैं जरा, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ हो, नहीं तो लिख लिख के पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा और क्या, टाइम खराब होगा। सबसे पहले उन्होंने दिया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, सबसे पहले दिया है कि कुछ नाम दिया है, देखिए यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया हुआ है, जैसे क्यूटेनियस गैसियस एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख रहा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जो पानी में डूबते तरते रहते हैं, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म, इनमें सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। अर्थवॉर्म में क्यूटिकल से होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूटेनियस। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। और जो पानी में बड़े एनिमल्स होते हैं वो किससे करते हैं? मछलियां गिल से। जबकि कुछ ऑर्थोप्रोड एंड मोलस्क धरती के और बड़े एनिमल किससे करते हैं? लंग से करते हैं, ठीक है ना। फिश का मोस्टली गिल से होता है। एम्फीबियन फ्रॉग्स जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, रुक जाइए मुझे ढूंढने दीजिए, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा मैं, क्योंकि सब मेरा उड़ गया था। उड़ने के बाद जो है मैंने कुछ दोबारा मैं हासिल नहीं कर पाया। ये है चैप्टर, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर। तो पहला है गैसियस एक्सचेंज। अरे अपलोड क्यों नहीं हो रहा भाई? लो भैया, सबसे पहले मैंने इस पे लिखा हुआ है अबाउट द क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे क्यूटेनियस जो अभी मैं आपको समझा रहा था। लो भाई साहब, अगर यही हालात रहे कैसे काम चलेगा? एक तो इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना तेज जो है ये सब इंटरनेट खाता है। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि लिख लिख के पढ़ाऊंगा उतना ही टाइम लगेगा।
लो, ऐसा कैसे हो गया कि खुल ही नहीं रहा। लिखो जरा, तब तक मैं बता रहा हूँ। कॉपी में लिखिए, मैं बता रहा हूँ, दूसरी जगह मैं लिख के दे रहा हूँ। लिखिए जरा। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। यस सर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, सबसे सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? रुक जाओ, सर का फोन आ गया, एक मिनट जरा। लिखा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जल्दी बताओ, किसमें किसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यस होता है? सर। बाइक बाइक किससे होता है? ये बाइक का क्या मतलब है इसमें? बाय स्किन और क्या, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? क्या बोल सकते हैं? ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस से हो रहा है, ठीक है। तो ईपीडर्मिस से अगर हो रहा है, आई एम सरप्राइज्ड कि अपलोड, मैं रात को खोल के देखूंगा इसको अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। वी कुड नॉट ओपन दिस पेज, कोई इशू आया होगा। एपिडर्मिस से हो रहा है। तो ये किसमें पढ़ना है? हमें बेसिकली दो में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? ये नंबर एक कौन है जो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है? एक आ सकता है कौन? अर्थवर्म। और दूसरा आ सकता है क्या? दूसरा आ सकता है कौन? दूसरा आएगा कौन? कौन आएगा? फ्रॉग आएगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगी, ठीक है ना।
और बाय गिल्स। अगर गिल्स से होगा तो गिल्स से रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम? गिल्स से रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। ब्रैंकियल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कैसे होगा? बाय क्या? बाय व्हाट? गिल्स। तो इसमें बहुत लंबा ग्रुप है, बहुत लंबा ग्रुप है। आपको पता है इसमें फिश आएंगे और कुछ क्या आएंगे? एम्फीबियन कौन आएगा? एम्फीबियन लार्वा आएगा। और अगर हम लोअर में देखें तो लोअर में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? क्रस्टेशिया आ जाएगा, कुछ मोलस्क आ जाएंगे, सम क्या? मोलस्क आ जाएंगे, समवट मोलस्क। सम या सीधे बोल सकते हैं एक्वेटिक मोलस्क। बाकी बात समझ ही रहे हो आप कि जो ब्रैंकियल होगा, एक्वेटिक मोलस्क। जो ब्रैंकियल होगा बेटा, मतलब वो गिल से हुआ। और कौन सा तरीका रह गया सबसे जरूरी जो हमारा है? सबसे जरूरी ट्रेकियल। ट्रेकिया में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कॉकरोच आपको पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि एनिमल की बॉडी की साइड पे छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? स्पिरैकल। और उससे अंदर जब जो है हवा जाती है तो उसमें जैसे ट्यूब्स होते हैं, उसके ऊपर क्यूटिकुलर थिकनिंग होती है। समझिएगा जरा इसको, मैं दोबारा कॉकरोच में आपको पढ़ाऊंगा। क्यूटिकुलर थिकनिंग होती है जिसकी वजह से वो किसकी तरह दिखता है? किसकी तरह दिखता है? किसकी तरह दिखता है? ट्रेकिया की तरह दिखाई देता है। और अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कि अगर इफ दीज आर द व्हाट, दीज आर द सेल्स, तो बीच में यहाँ क्या चीज है? यहाँ पे बीच में टिश्यू फ्लूइड है। तो ये जो फाइन टिब्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या? ट्रैक्यूल। ट्रैक्यूल में आधा जो है दूर तक भरा रहता है क्या? आधे दूर तक भरा रहता है टिश्यू फ्लूइड। और इस ट्रैक्यूल के अंदर ही डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। आप समझिए, बहुत आसान सी बात बता रहा हूं। आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हवा जाती है लंग्स में, यहां से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है किसके पास तक? किसके पास तक? सेल्स के पास तक। और सेल्स के पास से जो वापस लेकर आता है CO2 को कहा, मतलब आपको ब्लड को गैसेस ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में ऐसा नहीं हो रहा है। हवा सीधे कहां तक पहुंच जा रही है? हवा सीधे कहां तक पहुंच जा रही है? कहां तक? टिश्यू फ्लूइड तक पहुंच जा रही है। और टिश्यू फ्लूइड से डायरेक्ट हवा से गैसियस एक्सचेंज हो जा रहा है। किसके अंदर? ट्रेकिया का जो छोटा टिब्यूल है, ट्रेकिया का ये जो बड़ा था इसका नाम क्या है? ट्रेकिया। और ये जो छोटा टिब्यूल इसका नाम क्या है? ट्रेक्यूल्स। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रैकियल सिस्टम पे ध्यान देना जो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। कि बेसिकली इंसेक्ट्स में मिलता है एंड मेनी लैंड ऑर्थ्रोपॉड्स। बेसिकली किसमें मिलता है ट्रैकियल सिस्टम? ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम किसमें मिलता है? किस पे? टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स एंड टेरिस्ट्रियल, यहां पर एक और छूट गया है, टेरिस्ट्रियल किस पे? आर्थ्रोपोडा। ज्यादातर टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा में है ट्रैकियल सिस्टम। क्यूटेनियस हो गया, ब्रैंकियल हो गया, ट्रैकियल हो गया। और लंग्स वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? लंग्स वाले को पल्मोनरी। पल्मोनरी ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज। ये किस चीज से होगा? बाय किस में? बाय किस में? लंग्स। तो आपको पता है कि लंग्स से कौन कौन सांस लेते हैं? कुछ जो है टेरिस्ट्रियल मोलस्क होंगे। टेरिस्ट्रियल मोलस्का को भी बोला गया है कि वो लंग्स से, उनके पास एक्चुअली उनका जो है पल्मोनरी सैक होता है, लेकिन उसको लंग्स बोला गया है। और क्या? टेरिस्ट्रियल कौन? टेरिस्ट्रियल कौन? वर्टिब्रेट्स। कौन है? टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो ये ध्यान रखना है। लिखिए जरा, लिखा आपने? Yes, sir.
तो इतने तरह के हो गए क्या। अब हम सीधे चलेंगे, बहुत ज्यादा फोन आता रहता है। अब हम सीधे चलेंगे किस पे, ह्यूमन पे। ह्यूमन पे याद करो, एक डायग्राम मैंने आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया था, इसलिए मैं चाह रहा था ये वाला खुल जाता तो जो अच्छा हो जाता, ये खुल ही नहीं रहा। याद करो, एक डायग्राम मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया था जिसपे आपको नोज और इसका डायग्राम दिख रहा था, याद है किसी को। लो भैया जी, जो मैंने कहा था इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अरे ये वाला डायग्राम, मैं जुदा होके भी तुझसे। ये डायग्राम याद आ रहा किसी को। यस सर। इसका जो है पिक्चर लीजिए और उसको जो है जरा चैनल पे डालिए, तो जो जूलॉजी चैनल है। तो क्लास बर्बाद कर देते हैं लोग, इतना ज्यादा फोन करते हैं ना। ठीक है, समस्या तो है ही है, मैं समझ रहा हूँ। लिया। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ समझना क्या है, बता रहा हूँ। मुझे बताओ, नासिका छिद्र जो बाहर का एक्सटर्नल लेयर है वो कितने हैं हमारे पास, क्योंकि ये सब जो है पूछेगा नहीं कोई आपसे। मुझे बताइए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, उसके बाद जो है लंग्स पे जब पहुंचेंगे, लंग्स का स्ट्रक्चर एंड देन एक्सचेंज ब्रीदिंग। मुझे बताओ, बाहर नाक के कितने छेद हैं, कितने छेद, 2 है ना। उसी तरह अगर अंदर गए तो अपने पास नेजल चेम्बर कितने हैं, 2। गॉड ने 2 क्यों किया पार्टीशन करके, जिससे उसके अंदर की सरफेस एरिया क्या की जा सके, अंदर की सरफेस एरिया बढ़ाई जा सके। नाक के अंदर गॉड ने यहाँ पर क्या दिया, बहुत सारे क्या दिए हैं, बहुत सारे हेयर्स दिए हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ऊपर नेसल चेम्बर के लास्ट में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड दिया है, और यहाँ एक ग्लैंड है बहुत जरूरी लास्ट में या नेसल चेम्बर के एंड में, जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग ग्लैंड है, कि अगर हमारी हवा ट्रेकिया से बाहर आ रही है और तो ऐसा ना हो कि हमारे बॉडी का बहुत सारा पानी क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तुमने सुना होगा लोग बोलते हैं दौड़ते समय मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो, तो उसका बोलने का मतलब है जिससे बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट ना हो। तो एक्सटर्नल लेयर्स के बाद वाला जो जगह होती है, इसका नाम है अंदर का, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल की भी संख्या 2 है। इसका मेन काम तो है क्या, क्या जो अंदर हवा जा रही है उसको क्या करना, क्या करना, फिल्टर करना। डस्ट वाले एरिया में काम करते हो तो हम लोग के नाक के बालों में बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाता है। जबकि नेजल चेम्बर भी 2 है। नेजल चेम्बर का मेन काम क्या है, जल्दी बोलो, मेन काम क्या है, क्या करना, स्मेल करना। लेकिन स्मेल के साथ साथ मुझे एक बात बताओ कि बाहर की टेम्परेचर अगर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतनी ठंडी हवा अगर दंदनाते हुए शरीर के अंदर गई, तो अंदर का शरीर का कोर टेम्परेचर, हमारे शरीर का अंदर का टेम्परेचर जो है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कितना डिग्री में, कितना डिग्री में, 7 डिग्री। 37। तो देखो, 2 तरह की बातें मैं कर रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ जो बाहर आती हुई हवा है उससे मॉइस्चर क्या कर लिया जाता है, मॉइस्चर क्या कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन अंदर जाती हुई हवा में वेपर, बॉडी के टेम्परेचर का घोल दिया जाता है, उसमें वेपर घोल दिया जाता है। किस चीज का वेपर, किस चीज का वेपर, वाटर का वेपर। यहाँ पर जो वाटर का वेपर है वो किस टेम्परेचर पे है, वो किस टेम्परेचर पे है,
37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए नेजल चैम्बर का एडिशनल काम हो जाता है कि कंडीशनिंग ऑफ द एयर, उसको बोलते हैं कि बाहर से आ रही हवा अगर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म एकदम रेगिस्तान में, थार में, तो अंदर जाके इतनी गर्म हवा जाएगी तो हाइपरथर्मिया से आदमी मर जाएगा। और अगर जो है ठंडी हवा जाएगी तो भी मर जाएगा। इसलिए कंडीशनिंग ऑफ एयर कि उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। ये एडिशनल काम हो गया। अब तो गॉड ने जो है एक्सटर्नल नेयर के 2 संख्या रखी है, वेस्टिब्यूल की 2 संख्या रखी है, नेजल चैम्बर की 2 संख्या रखी है। मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको कि इसका आगे नेजल कॉन्की है, मतलब कि अंदर का नेजल चैम्बर सपाट चैम्बर नहीं है, उसमें किनारे से उभारे हैं, रिजेस हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो रखा है, काफी बड़ा हो रखा है। इतना ही नहीं, जब आपका फेरिंग्स, जो फेरिंग्स है वो कौन सी जगह आपने बताया था मुझे, क्या बताया था आपने मुझे? कॉमन पैसेज फॉर व्हाट? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। वहां पर जाकर जब अंदर जब ओपनिंग खुलती है, उस जगह को भी हम क्या बोल रहे हैं, जरा देखो तो, उस जगह को भी क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूं, इंटरनल। इसका फोटो डाले कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि डायग्राम बनाने से कोई मतलब नहीं है, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर की संख्या भी कितनी है? इंटरनल लेयर की संख्या भी कितनी है? 2 है। तो इसका गॉड पूरा क्या कर रखा है? गॉड ने पूरा जो है यहाँ से लेकर नाक से लेकर नेसल चैम्बर से लेकर इंटरनल लेयर तक 2 हिस्सों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। और जब हम पानी पीते हैं तो ऐसा कभी हुआ कि अचानक खांसी आ गई और नाक से पानी बाहर आ गया? ऐसा कभी हुआ? यस सर। लेकिन जब नॉर्मली आप पानी पीते हैं वो तो बढ़िया इसोफेगस में जा रहा होता है, वो तो नाक में नहीं आ रहा होता है। क्यों? कि आप जब मुंह फाड़ के देखते हो तो कभी कभी फेरिंग्स के पिछले एरिया में आपको ऊपर से कुछ जो है इलास्टिक सा लटकता हुआ दिखता है। देखा है कि नहीं आपने? देखा है कि नहीं? yes, यूवला जो है ये नाक के इंटरनल लेयर को दोनों को क्या करती है, बंद करती है। तब जब आप कोई फूड ले रहे होते हो, कोई भोजन कर रहे होते हो, जिससे कि वो भोजन आपके नाक में ना घुस जाए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करती है, एपिग्लॉटिस जिस प्रकार ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद करती है, यूवला जो है वो किसको बंद करती है? यूवला किसको बंद करती है? यूवला किसको बंद करती है? इंटरनल नेयर्स को बंद करती है। अब जब हम फेरिंग्स पे पहुंच रहे हैं, जब जो कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो हमेशा फेरिंग्स में क्या भरा रहता है? म्यूकस भरा रहता है कि पानी भरा रहता है? जब हम भोजन नहीं कर रहे होते तो फेरिंग्स में एयर भरा रहता है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फेरिंग्स से एक ट्यूब मैं कान में ले गया हूँ। फेरिंग्स से एक ट्यूब जिसका शुरुआती हिस्सा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इसका शुरुआती हिस्सा जो है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का, बाद में हड्डी का बना है। और ये मिडिल एयर में एयर का उतना ही प्रेशर मेंटेन करता है जितना कौन सी चीज का प्रेशर रहता है? कौन सी चीज का प्रेशर रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हुए भी आपके साथ मेरी बात हो चुकी है, इतना तो आज लिख लेंगे अभी स्पीड में क्योंकि कोई पूछेगा नहीं हमसे। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारी आपकी बात हो चुकी है कि हमारा जो ब्रीदिंग का पार्ट शुरू होगा वो ट्रेकिया की शुरुआत में ही हमारा कौन सा बॉक्स है? ट्रेकिया की शुरुआत में कौन सा बॉक्स है हमारा? कौन सा बॉक्स? वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स से वो क्या होगा, शुरुआत होगा। और वॉइस बॉक्स हमारा आप छू के देखो पीठ की तरफ नहीं है, इधर आपकी पीठ है, नेक, इधर आपकी सिर है, ये आपका पीठ है। ये देखिए गर्दन की पीछे की तरफ नहीं है, वो गर्दन की किधर की तरफ है, सामने की तरफ। ये हमारा कौन सा साइड, ये कौन सा साइड है? ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड पे मौजूद है। और ऊपर से ये ढक्कन, इलास्टिक ढक्कन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है? ग्लॉटिस। जो है लैरिंक्स की ओपनिंग, एक्चुअली वो लैरिंक्स की ओपनिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम किसकी ओपनिंग बोलेंगे? किसकी ओपनिंग बोलेंगे? ट्रेकिया की ओपनिंग बोलेंगे ग्लॉटिस को। उसको ये वेंट्रल साइड से ऐसे ढक्कन की तरह ढकता है कि अगर कोई फूड जा रहा है तो वो इधर न जाकर नॉर्मली पहुंचे कहां पर? ईसोफेगस में। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आई बात? yes, यस सर। अब बहुत स्पीड में लिखेंगे, इतना स्पीड रखेंगे कि पूछो मत कितना स्पीड रखेंगे। जानते ही हो, मैं पहले बता चुका था।
लेकिन बड़ा दुखी हूं मैं, खुल क्यों नहीं रहा? ये खुल गया होता है ना अभी, तो तुम लोग को आराम से लिखवा दिया होता। कोई नहीं, मैं लिखवा दे रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ था ये? लिख रहे थे ना हम लोग, अब लिखो जरा। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना शुरू कर दो। हवा का रास्ता, यहाँ से एक लाइन छोड़ के लिखो। एक्सटर्नल नंबर 1, सबसे पहले क्या है? क्या है सबसे पहले? नासिका छिद्र है ना। एक्सटर्नल लेयर्स कितने हैं? एक्सटर्नल वैन लेयर्स जाएगा, बता कितने दो। हैं? इनटू क्या है? दो। वैन टू। जाएगा। जिसको हम लोग कभी कभी एसएन क्या घोष बोल बोल देते रहे हैं, हैं? वैन जाएगा। जिसको हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हजरतगंज हैं से इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? nostrils, nostrils। इसका काम आप जानते हो कि हवा इसी से अंदर जाती है और बाहर आती है। इसके बाद वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स में की संख्या भी कितनी है? 2। दोनों के बीच में कैसा कार्टिलेज है? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। इसका काम क्या होता है? इंटू टू का मतलब समझ रहे हो ना? इसका काम क्या है? विथ इसमें क्या मौजूद है? विथ क्या है? हेयर्स। और काम क्या है इसका? काम क्या है? filtration, फिल्टर। हेयर भी है, और यहाँ पर अंदर से म्यूकस भी आ रही होती है, नेसल चैम्बर से आ रही होती है। नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है? नेसल कौन है? चैम्बर्स। नेसल चैम्बर्स की संख्या भी कितनी है? कितनी है? ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेलिंग। ये इसका प्राइम काम हो गया। smelling, दूसरा दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा, conditioning, हाँ, conditioning, कंडीशनिंग का मतलब मेकिंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडीशनिंग ऑफ एयर। और तीसरा क्या हो गया? कंडीशनिंग में वो क्या घोल देता है उसमें? मैंने बताया क्या ऐड ऑन करता है? बाय एडिंग क्या? water, बाय एडिंग, हाँ, बाय एडिंग वाटर वेपर। ये ध्यान रखना है, उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों ध्यान रखना है। और तीसरा काम इसका क्या हो गया? तीसरा काम बाहर जाती हुई हवा से क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? water vapor absorption, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O वेपर फ्रॉम एक्सेल्ड क्या? एक्सेल्ड एक्सेल्ड एयर। यहां तक लिख पाए हो कि बाहर जाती हुई हवा से क्या निकाल लेना? क्या निकाल लेना? वेपर water vapor, निकाल लेना। और तीसरे के बाद चौथा लिखो। चौथा, इंट्रोडक्शन में इतना टाइम तो चला ही जाता है बेटा, अगली क्लास में टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? चौथा लिखो बेटा, कौन सा था? इंटरनल क्या? लेयर्स। इंटरनल लेयर्स कितने हैं? 2। ठीक है ना? ओपन्स टू कहां? ओपन्स एट क्या? कहां? फेरिंक्स। प्रोटेक्टेड बाय क्या? प्रोटेक्टेड बाय, बोलिए। यूवला। यूवला उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ऊपर से लटकती है ना, ऊपर से यूवला। उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद कौन आ गया? यूवला। इसके बाद कौन आ गया? फेरिंक्स। कॉमन पैसेज ऑफ क्या? पैसेज ऑफ एयर एंड क्या? फूड। food, एयर एंड फूड। और यहीं से यूस्टैकियन ट्यूब टुवर्ड्स क्या? टुवर्ड्स क्या? कौन सा ईयर? बोलिए। मिडिल ईयर की तरफ जा रहा है, जो प्रेशर मेंटेन करेगा। यहां तक लिख पाए हैं सारे बच्चे कि सर मैं नहीं लिख पाया हूं, मेरा छूट गया है? पहले तो मैंने समझा दिया आपको, उसके बाद मैंने आपको छोटे छोटे में लिखवा भी दिया कि यहाँ से वैसे क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया तो आप फंसिएगा नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं आपसे कि सर ऑल्फैक्शन बेटा नर्वस सिस्टम में पढ़ा दूंगा कि कैसे समझते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा?
इसके बाद नंबर 5 के बाद नंबर क्या 6 जो यहाँ पर जो है ये पर लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम कौन सा है? एक ठो बस चैप्टर का रहेगा। नाम Breathing and exchanges of which. पता नहीं, वही कर रहे हैं, वैन कर रहे हैं, एक छोटा बस कर देंगे, छोटा नहीं तो ना और वहां बड़ा तक बस खोलेंगे तो अच्छा ही दिखाई है। नहीं देगा ब्रीदिंग। यहाँ नहीं लिखूंगा ना, ये तो यहाँ पे दिखता है, ये लिख दिया ना ब्रीदिंग मैंने, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? मैं तो खोजता रह जाऊंगा मैं Yes, sir. कि कौन सा था ब्रीदिंग, कहाँ लिख रहे थे उस दिन, कहाँ फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो। ब्रीदिंग अब लास्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद कौन सी जगह आएगी? इसके बाद जो जगह आएगी उसका नाम क्या बोलेंगे? LARYNX, जिसको शॉर्ट में क्या हम लोग वॉइस क्या बॉक्स। 3-4 Box. क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे पहले, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लास तुम लोग 1:35 तक है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत कम टाइम में एक्चुअली दूसरे मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क हो जाते हैं ना, तो मेरा टाइम भी खराब हो जाता है। ये पूरा पूरा बना हुआ किस चीज का? ये किस चीज का बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज का Hyaline cartilage. बना हुआ। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इस पे एक कैरोटिनॉइड कार्टिलेज है, एक जो है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है। दोनों के बीच जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, यही फड़फड़ाता है तो आवाज आती है। इससे बाहर आएंगे तो हम थायराइड कार्टिलेज है, जो ऊपर की हाइट पर है, थोड़ी ऊपर की हाइट पर है, और इसके बीच जो मेम्ब्रेन है वो ऊपर दिखती है, इसको फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते फोटो हैं। खींच के भेज ये दे पहले एक क्वेश्चन आता था कि कौन यार, ऊपर फोटो है, भेज दे, एक ट्रू 40 से वोकल ब्रश करते कॉर्ड की हुए। फॉल्स वोकल कॉर्ड। ग्रीन वाला ट्रू। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा, परेशान मत होइए कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पर कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है पीछे की तरफ, यहाँ पर इस जगह पर दो क्लब शेप्ड, और उसके पीछे ऊपर से उधर से ये ढक्कन इस जगह को ढकेगी, जिसको हम बोलेंगे कौन सा ढक्कन? ईपी ग्लॉटिस। और ये थायराइड कार्टिलेज, और नीचे गोल सा क्रिकॉइड कार्टिलेज और ट्रेकिया। यहाँ से अगली क्लास में क्या करेंगे, हम पढ़ाई शुरू करेंगे। सर समझ में कुछ नहीं आया परेशान मत होइए, 2 लाइन लिखवा दूंगा कि कौन सी दोनों को आज जो पढ़ाया समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ कि सर आज जितना पढ़ाया Yes, समझ में sir. कि भाई Yes, sir. रेस्पिरेशन एक Yes. बड़ा शब्द है। रेस्पिरेशन एक, बाकी ये सब देख रहा हूँ वैन वैन वाला भी, अब एक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पहले एक बार क्लास में शिफ्ट करके देखते हैं। और आज जो पढ़ाया कि रेस्पिरेशन एक बड़ा शब्द है जिसमें आता है हवा का अंदर ले जाना, उसमें से गैस जिसका कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है से वो हमेशा कम की तरफ मूव करेगा। अब इस कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज करते हैं, ये मैं आपको जब पहुंचूंगा वहां तक मैं बता दूंगा। और उसके बाद ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमने आज पढ़ा है कि नाक से लेकर फेरिंग्स तक कहाँ कहाँ क्या बेसिक काम है, कौन से स्ट्रक्चर्स का। लैरिंग्स का मेन काम है वॉइस प्रोड्यूस करना, और उसके बाद ट्रेकिया में क्या खास बात है, लंग्स, तो उसको थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से भी देखेंगे उसके बाद, है ना? ठीक, अटेंडेंस आपकी डाउनलोड ले लेते हैं। ठीक है, कुछ खा वालो ब्रेक में। परेशान तो आप जितना परेशान हो उससे ज्यादा तो मैं हूँ। ब्रेक में खा लो कुछ, क्योंकि 37 हो रहा है, ठीक है ना? तुरंत 1:55 से ही क्लास। सर ये लास्ट क्लास है। हाँ सर, लास्ट है। आपकी ना लास्ट है, मेरी तो इसके बाद 7:30 तक क्लास लगी हुई है, 7:15 तक। तो मैं तो अब तुरंत अभी ईडीपी को मैसेज भी करूंगा वहां पे भी। तो आप प्लीज लीव कर जाइए। कुछ पूछना है किसी को कि सर मेरे को ये डाउट है, क्वेश्चंस, कि सर मेरे पास ये डाउट है, बायोमोलिक्यूल्स लगाइए ना। जैसे ही क्लास में एंटर करूंगा मैं, समझ रहे हो, आंचल, अनूद, अंशुल, केवल ए नाम वाले ही दिख रहा है, नित्या, नील, तो जो आपका डाउट होगा, प्रज्ञा उपाध्याय, प्रवीर, प्रवीण, सिद्धार्थ, आप, मैं जैसे क्लास में एंटर करूंगा, कुशाग्र, आप तुरंत मेरे से पूछ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है ना? एंटर करते ही पूछ लीजिए। क्लास के लास्ट में मत पूछिए, इसलिए कि मेरा क्लास का लास्ट जो है बड़ा हरियप हो जाता है, तो लगातार फोन आते रहते हैं, तो बीच में जवाब करना रहता है, ऑफिस के भी आते रहते हैं। समा परवीन भी है, समा परवीन बेटा और आगे लगाओ, है ना? ठीक है, लीव कर जाइए प्लीज सभी लोग, बच्चे लोग। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चे। थैंक यू सर।
अरे यार मेरा हैंग हो गया, मेरा लीव नहीं हो रहा है।